तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कपल बस में सफर करके कहीं जा रहे होते हैं। तभी उस बस में कुछ मनचले भी सवार हो जाते हैं। कपल को अकेला देख वो सारे उनको ही छेड़ना शुरू कर देते हैं। लड़का उन लोगों की बदतमीजी रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे ही मारने लग जाते हैं और लड़की के साथ ही जबरदस्ती करने लगते हैं। एक जगह पर बस रुकवा कर वो वहीं पर लड़की के साथ अपनी हैवानियत को पूरा करने की कोशिश करने लगते हैं। लड़की कैसे भी करके उनसे पीछा छुड़ाकर वहां से भाग निकलती है, लेकिन लड़के भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक बूढ़ी दादी उन लोगों के सामने आ जाती हैं। लड़की डर के मारे दादी के पीछे ही छुप जाती है और उम्मीद कर रही होती है कि वो उन्हें उन दरिंदों से बचा लेंगी। लड़के धमकी देकर दादी को वहां से चले जाने को कहते हैं, लेकिन दादी उस लड़की की इज्जत को बचाने के लिए अपनी ही इज्जत को उन लड़कों के सामने खोलने लग जाती हैं। दादी को ऐसा करता देख लड़के एकदम शर्मसार हो जाते हैं और उनके अंदर कहीं कोने में छुपी एक थोड़ी सी भी अच्छाई जाग जाती है और वो सब वहां से चले जाते हैं। दादी ने लड़की को बचाने के लिए अपनी इज्जत की भी फिक्र नहीं करी और अपनी इज्जत को दांव पर रखकर लड़की को उन दरिंदों से बचा लेती हैं। अब सीन यहाँ से कट होकर हमें 1947 के समय में ले जाता है, जब हमारा देश आजाद होने वाला था। हमारा देश आजाद तो हो रहा था, लेकिन साथ ही उसके दो टुकड़े भी हो रहे थे। एक ब्रिटिश ऑफिसर सर रेडक्लिफ को इंडिया के दो हिस्से करने का काम दिया गया था। उन्होंने इंडिया में दो जगह पर एक लाइन खींचकर दो बंटवारे कर दिए। एक लाइन पंजाब और दूसरी लाइन बंगाल में खींची गई और इन लाइन्स को ही रेडक्लिफ लाइन नाम दिया गया। इस रेडक्लिफ लाइन की वजह से हर चीज में बंटवारा शुरू हो गया और इसमें कई जानें भी गईं। अब हमें एक कोठे को दिखाया जाता है जो कि दो शहर के बीच में बसा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि एक दादी माँ एक बच्ची को रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुना रही होती हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चे को पीठ में बांधे हुए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम बेगम जान होता है और वही इस कोठे की कर्ता धर्ता और उसकी मालकिन होती है। उसके बगल में ही एक लड़की बेसुध हालत में बैठी होती है और देखने पे लग रहा होता है कि जैसे उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। कोठे की देखरेख और कोठे की सुरक्षा करने वाला आदमी सलीम बताता है कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और फिर इसके घर वालों ने इसे अपनाने से मना कर दिया और फिर इसे यहाँ पर छोड़कर चले गए। बेगम जान कहती हैं कि इस कोठे के बाहर बाप भाई बेटा हर मर्द एक नंबर का बीप होता है, लेकिन यहाँ इस कोठे के अंदर वो बस 3 टांगों वाला मुर्गा ही होता है। लड़की इतनी ज्यादा सदमे में थी कि वो अपना नाम भी नहीं बता पा रही थी, इसलिए बेगम जान उसका नाम शबनम रख देती हैं और दादी से कहती हैं कि इसे नहला धुलाकर यहाँ के नियम और धंधे को समझा दो। बेगम जान के कोठे में ऐसे ही कई लड़कियां काम करती थीं जो बेघर थीं, या फिर इस सभ्य समाज में रहने वाले कुछ दरिंदे उन्हें नोच दबोच कर छोड़ देते थे और उन्हें अपनाने वाला कोई भी नहीं रहता था, तो उन सभी महिलाओं को बेगम जान अपनाती थी। शबनम के अंदर अब भी वो किस्सा उसके मन में बैठ गया था कि उसके साथ बुरी तरह जबरदस्ती हुई है, इसीलिए उसे बाहर निकालने के लिए बेगम जान उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने लग जाती हैं। शबनम को लगातार पड़ रहे थप्पड़ बर्दाश्त नहीं होते और वो पूरी ताकत के साथ चिल्लाकर अपने अंदर का सारा गुस्सा और सारा दर्द निकाल देती है। कोठे में एक सुजीत नाम का आदमी था जो वहाँ रह रही सभी औरतों का ध्यान रखता था और कोठे में कस्टमर्स को भी हैंडल करता था। कोठे में एक आदमी आया करता था जिसे सभी लोग मास्टर जी कहकर पुकारते थे। उसे वहाँ रह रही सभी औरतों से काफी लगाव था, तो वो वहाँ उनसे सिर्फ मिलने के लिए आया करता था और वहाँ रह रही बच्ची लाडली का भी काफी ख्याल रखता था। अब हम देखते हैं कि कोठे के सभी लोग रेडियो पर समाचार सुन रहे होते हैं क्योंकि देश के आजाद होने की खबर आने वाली थी। आजादी की खबर सुनकर कोठे में सभी लोग आजादी की खुशियां मनाने लग जाते हैं और पटाखे फोड़कर खूब जश्न मनाते हैं। वहीं बेगम जान आराम से बैठकर हुक्का पी रही होती हैं, जैसे उन्हें आजादी से कोई लेना देना ही नहीं था। मास्टर जी उससे पूछते हैं कि आज हमारा देश आजाद हुआ है तो क्या आप आजादी नहीं मनाएंगी? बेगम जान कहती हैं कि आजादी तो सिर्फ मर्दों की होती है, औरतों को तो गाली देने की भी आजादी नहीं है, उन्हें तो अपनी ही माँ बहन के नाम पर गाली देनी पड़ती है। इस देश की माँ बेटियां तो इस कोठे में भी रहती हैं। अगर देश के किसी एक मर्द के अंदर हिम्मत हो तो यहाँ की किसी भी औरत से शादी करके उसे ले जाए, तब मैं समझूंगी कि इस देश में आजादी आ गई है। अब हमें दो सरकारी ऑफिसर्स इलियास खान और हरि प्रसाद को दिखाया जाता है जिन्हें सरकार की तरफ से बॉर्डर पर खींची जाने वाली लाइन को बनाने का काम मिला था। उन्हें ये भी जिम्मेदारी दी गई थी कि सबको ये बता दें कि बंटवारा होने से पहले जो लोग इधर रहना चाहते हैं वो इधर रहें और जो उधर जाना चाहते हैं वो उधर चले जाएं। हरि प्रसाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और इलियास खान पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से काम के लिए चुने गए थे। वो दोनों एक टाइम पर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया था कि अब दोस्ती बची ही नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी लकीर खिंच चुकी थी जिससे कि दोस्ती का धागा टूट चुका था। अब दोनों ही लोग रेडक्लिफ लाइन का निरीक्षण करने के लिए जा रहे होते हैं और उनके साथ उनकी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस ऑफिसर श्याम सिंह भी मौजूद होते हैं। इलियास बताता है कि जब बंटवारा होगा तो हिंदू मुस्लिम के दंगे भी खूब होंगे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नहीं लेगी, इसलिए पहले ही सबको आगाह कर दिया जाए
जाएगा कि जिसको भी जहाँ रहना है वो बॉर्डर बनने से पहले वहाँ चला जाए। अब वो लोग जगह को देख ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वही कोठा दिखाई पड़ता है। हरि प्रसाद कहता है कि इस कोठे को हमें तुड़वाना पड़ेगा क्योंकि बॉर्डर की लाइन कोठे के बीच से ही होकर गुजरेगी। अब हम देखते हैं कि कोठे में रहने वाली एक लड़की रुबीना और सुजीत कहीं पर आराम से लेटे होते हैं। सुजीत उससे प्यार करता था तो उससे कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे नहीं पसंद कि तुम्हारे साथ हर रोज कोई वो सब चीजें करे। रुबीना इस बात पर कहती है कि ये मेरे शरीर में जो अंग है वो बस मांस का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं, इनके साथ कोई कुछ भी कर ले लेकिन रुबीना सिर्फ तुम्हारी ही रहेगी। अब हम देखते हैं कि दोनों ही ऑफिसर्स एक नोटिस लेकर कोठे पर पहुंच जाते हैं और बेगम जान को बताते हैं कि उन्हें ये कोठा खाली करना होगा क्योंकि यहाँ से ही इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर गुजरेगा। बेगम जान ये बात सुनकर उनका मजाक उड़ाने लगती हैं क्योंकि उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जो वो कह रहे हैं वो कितनी बड़ी बात है। ऑफिसर हरि प्रसाद कहते हैं कि अगले महीने से ही बॉर्डर पर तार लगना शुरू हो जाएगा और ये जो कोठा है यही इस जगह का चेक पॉइंट बनेगा और यहाँ से ही सभी लोग बॉर्डर को पार करेंगे, इसीलिए इस बात की गहराई को समझते हुए आपको ये कोठा खाली करना ही पड़ेगा। बेगम जान कहती हैं कि ये जो कोठा है यही हमारा घर है और यही हमारा वतन है, यहाँ कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता, यहाँ जिस्म भी हमारा है और मर्जी भी हमारी है और कानून भी हमारा ही चलता है। इस कोठे के बाहर कोई क्या तय कर रहा है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि ये कोठा ही हमारा सब कुछ है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अब वहाँ पर एकदम गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है और सब लोग एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। ऑफिसर इलियास कहते हैं कि आपके पास बस 1 महीने का ही वक्त है। इस बात पर बेगम जान कहती हैं कि महीना गिनना हमें आता है साहब, साला हर बार लाल करके जाता है। बेगम जान की वहाँ के राजा से काफी ज्यादा अच्छे से पहचान थी क्योंकि राजा हमेशा कोठे में अपने अंदर की प्यास बुझाने के लिए आया करते थे, इसीलिए बेगम जान उनसे ही मदद मांगने का सोचती हैं। अब कोठे में राजा साहब का आगमन हो जाता है तो बेगम जान उन्हें अपनी पूरी बात बताती हैं और मदद करने के लिए कहती हैं। राजा साहब कहते हैं कि ये सरकारी मामला है इसीलिए हमें दिल्ली जाकर ही इसे संभालना होगा, लेकिन आप फिक्र मत करिए, हम इस कोठे को कुछ भी नहीं होने देंगे। बेगम जान अब राजा साहब से पूछती हैं कि आज आपके लिए कौन सी लड़की पेश की जाए। राजा साहब कहते हैं कि तुम्हारे कोठे में एक नई लड़की आई है लेकिन उसके बारे में तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। बेगम जान हिचकिचाते हुए कहती हैं कि उसका नाम शबनम है और वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम उसे इन सब से दूर रखते हैं। राजा साहब कहते हैं कि इस कोठे की देख रेख सब मेरे ही हाथों में है और ये नियम है कि जब भी कोई नई लड़की आएगी तो उसका दीदार सबसे पहले हम ही करेंगे। अगर आप चाहती हैं कि हम आगे भी कोठे की देख रेख करते रहें तो बेहतर होगा कि आप उसे हमारे पास भेज दें। बेगम जान अब मजबूर हो गई थी क्योंकि राजा साहब के अलावा उनके पहचान में और कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उनकी मदद कर सके, इसीलिए ना चाहते हुए भी शबनम को राजा साहब के पास भेज ही देती है। हम देखते हैं कि अब बॉर्डर पर तार लगना शुरू हो जाते हैं और वहां से कई लोग बॉर्डर को पार करके इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ आ रहे होते हैं। अब मास्टर जी बेगम जान के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सरकार की बात मान लेनी चाहिए और इस जगह को खाली कर देना चाहिए वरना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मास्टर जी कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ से कहीं चले जाएं। बेगम जान कहती हैं कि साथ सोने और साथ निभाने में बहुत फर्क होता है, मुझे नहीं पता था कि आप मदद के चक्कर में ये सब करना चाहते हैं और मुझे तो लगता था कि आप गुलाबों से प्यार करते हैं, मुझे नहीं पता कि आपके क्या इरादे हैं, तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं और यहाँ कभी न दिखें। अब हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर श्याम सिंह बेगम जान को फिर से समझाने आता है कि इस कोठे को तो आपको खाली करना ही पड़ेगा, लेकिन बेगम जान उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से भगा देती हैं। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मास्टर जी गुलाबों से मिलते हैं और अब उससे वो सारी प्यार भरी बातें कह रहे होते हैं जो उसने बेगम जान से कही थी। वो गुलाबों को बेगम जान के खिलाफ भड़का रहा होता है। बेगम जान ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था, शायद इसीलिए वो गुलाबों को अपनी तरफ करके उनसे बदला लेना चाहता था। अब हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर हरि प्रसाद और इलियास को बता रहा होता है कि उन्होंने हर तरह की कोशिश कर ली लेकिन बेगम जान कोठा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हरि प्रसाद कहता है कि हर काम के लिए सरकारी तरीके काम नहीं आते, इसीलिए इस काम को करने के लिए हमें किसी बाहर के इंसान की मदद लेनी होगी। अब दोनों ही लोग एक कबीर नाम के आदमी के पास जाते हैं और उसे कोठा खाली करवाने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। कबीर कोई आम इंसान नहीं था बल्कि इंसान के रूप में एक बहुत बड़ा शैतान था। वो किसी के ऊपर भी रहम नहीं करता था और एक बार जो काम ले ले उसे वो पूरा करके ही छोड़ता था। अब हम देखते हैं कि कोठे में सभी लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं और खाने का अच्छे से स्वाद ले रहे होते हैं क्योंकि वो खाना गांव वालों ने भेजा हुआ था। तभी बेगम जान के पास एक चिट्ठी आती है जिसे पढ़ के वो तुरंत ही उल्टी करने के लिए भागती हैं। जब सभी लोग चिट्ठी पढ़ते हैं तो सभी लोग उल्टी करने के लिए भागते हैं।
चिट्ठी कबीर की तरफ से आई हुई थी जिसमें कि लिखा हुआ था कि जो खाने में मांस वो खा रहे हैं वो उन्हीं के पालतू कुत्ते का है। मतलब कबीर ने उनके पालतू कुत्ते को ही मारकर उसका मांस बनाकर उनको भेज दिया था। अब आप समझ ही गए होंगे कि कबीर अपने नाम से बिल्कुल ही अलग था और वो हर गिरी से गिरी हरकत कर सकता था। कोटे के सभी लोग अपने पालतू कुत्ते से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसी के मांस को खा लिया था, जिसकी वजह से वो लोग उस चीज को भूल नहीं पा रहे थे। अब राजा साहब दिल्ली के दौरे से वापस आ जाते हैं और बेगम जान से मिलते हैं। बेगम जान तो इसी उम्मीद में थी कि राजा साहब उनके लिए कुछ अच्छी खबर ही लाए होंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। राजा साहब बताते हैं कि अब सब कुछ बदल रहा है, अब देश में जितने भी राजा हैं वो राजा नहीं रह जाएंगे और उनकी सारी संपत्ति अब सरकार की हो जाएगी। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रह गया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस कोठे को छोड़ दें। बेगम जान समझ जाती हैं कि अब राजा साहब की कोई भी औकात नहीं रह गई है, तो उनकी खातिरदारी करने का भी कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उन्हें वहां से चुपचाप चले जाने को कह देती हैं। बेगम जान को अब समझ आने लगा था कि अब उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। मदद कोई कर भी देता, लेकिन कोठे को बचाने के लिए कोई कहाँ ही आने वाला था, इसलिए वो सोचती हैं कि उन्हें खुद ही इस कोठे यानी अपने घर को बचाना होगा। कोठे की सभी महिलाएं अब सलीम से बंदूक चलाना सीखने लग जाती हैं, ताकि अगर कोई भी मुसीबत कोठे पर आए तो वो खुद ही उसका मुकाबला कर सकें। गुलाबों को तो मास्टर जी ने बेगम जान के खिलाफ भड़का रखा था, इसीलिए वो मन ही मन बेगम जान से नफरत करने लग गई थी। अब हम देखते हैं कि सुजीत, रुबीना और लाडली बाजार से सामान लाने के लिए गए होते हैं। बाजार करते हुए उन्हें रात हो जाती है और वो लोग कोठा वापस जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि कबीर और उसके आदमी उन लोगों का पीछा कर रहे हैं, तो वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। उन लोगों को समझ आ गया था कि कबीर उनको छोड़ेगा नहीं बल्कि मार ही डालेगा। सुजीत बाकी सभी लोगों को वहाँ से निकल जाने को कह देता है और वो खुद रुककर कबीर का ध्यान भटकाने लगता है। बाकी सभी लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन सुजीत को कबीर पकड़ लेता है और फिर उसे बेरहमी से मार डालता है। सुजीत ने अपने प्यार और कोठे की महिलाओं को बचाने के लिए अपनी ही जान कुर्बान कर दी थी। बेगम जान सबसे कहती हैं कि यहाँ पर सभी के जान का खतरा है, तो बेहतर होगा कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले ही सबसे लड़ लूंगी। कोठे की सभी महिलाएं कहती हैं कि हमें आपने ही सहारा दिया था और हम यहीं पर कितने समय से रहते आ रहे हैं, इसीलिए कोठा हमारा भी घर है, हम इसे और आपको कहीं भी छोड़कर नहीं जाएंगे और जो भी आगे होगा उससे हम साथ में लड़ेंगे। गुलाबो उन सभी की बातों को सुन रही होती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके तो कुछ और ही इरादे नजर आ रहे थे। रात होने पर गुलाबो अपना सामान लेकर छुपकर कोठे से निकलती है और मास्टर जी से जाके मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कोठे के लोगों का साथ देने के बजाय मास्टर जी के साथ भाग रही थी। वो दोनों वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी बेगम जान उन्हें देख लेती हैं, लेकिन उसे रोकने के बजाय वो उसे जाने देती हैं। मास्टर जी गुलाबो को लेकर एक घोड़ा गाड़ी में बैठा देते हैं, जिसमें कि पहले से ही आदमी बैठे हुए थे। गुलाबो को समझ नहीं आ रहा होता है कि मास्टर जी क्या कर रहे हैं। मास्टर जी कहते हैं कि कोठे वाले के शौहर नहीं होते बल्कि उनके खरीदार होते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि मास्टर जी बस बेगम जान से बदला लेना चाहते थे और वो कबीर से मिले हुए थे। वो गुलाबो को बस ऐसे ही फंसा के ले आए थे और कुछ आदमियों को बेच दिया था। उधर बेगम जान को एहसास हो जाता है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए वो सभी को बंदूकें लेकर तैयार होने को कह देती हैं। बेगम जान चाहती थी कि लाडली और शबनम इस जंग में शामिल ना हो, इसीलिए वो लाडली की माँ से उसे वहाँ से ले जाने को कह देती हैं। अब वहाँ पर कबीर अपने आदमियों को लेकर आ जाता है और कोठे पर गोलियों की बरसात शुरू कर देता है। मास्टर जी वहीं कबीर के पास खड़े होकर कोठे की महिलाओं को मरते हुए आराम से देख रहे होते हैं। कोठे की महिलाएं कबीर के आदमियों की चलाई गई गोलियों का जवाबी हमला दे रही थीं, लेकिन वो पेशे से बंदूक चलाने वाली नहीं बल्कि कोठा चलाने वाली महिलाएं थीं, इसीलिए कबीर के आदमी उन पर भारी पड़ रहे थे और एक एक करके सभी औरतें मरती जा रही थीं। अब लाडली, उसकी माँ और शबनम वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने पुलिस ऑफिसर श्याम सिंह आ जाता है। बेगम जान ने श्याम सिंह की बहुत बेइज्जती की थी जब वो कोठा खाली कराने के लिए गया था, इसीलिए अब वो उस बात का बदला लेने का सोच लेता है और उन लोगों के सामने ही अपने कपड़े उतारकर उनके पास जाने लगता है। शबनम और लाडली की माँ को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करें, क्योंकि चारों ओर पुलिस और कबीर के ही आदमी मौजूद थे। तभी लाडली उन दोनों के सामने आ जाती है और अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। ये चीज देखकर श्याम सिंह एकदम लज्जित हो जाता है और ऐसा करने के लिए मना करने लगता है। लाडली उसके बच्ची
के उम्र की ही थी और उसको ऐसा करता देख वो खुद से ही घिन करने लगता है और अपनी आंखें बंद करके उन लोगों को वहां से जाने के लिए कह देता है। अब हमें यहाँ समझ आता है कि जो बुढ़ी औरत हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी वो लाडली ही थी और उसने तब लड़की की जान बचाई थी। उसने पहली बार ऐसा नहीं किया था, उसने अपनी छोटी सी उम्र में भी ऐसा करके अपनी माँ और शबनम की जान बचाई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि गुलाबो उन दरिंदों से पीछा छुड़ाकर मास्टर जी के पास आ जाती है और उसका गला काट कर उसे मार डालती है और खुद भी वहीं पर अपनी जान दे देती है। अब कबीर के गुंडे कोठे के करीब आ जाते हैं और कोठे पर पेट्रोल बम से हमला करने लग जाते हैं। पूरा कोठा अब आग की चपेट में आ जाता है, जिसके कारण सभी लोगों को बाहर आना पड़ता है, लेकिन उन्होंने अब भी हार नहीं मानी थी और वो सभी गुंडों से लड़ने लग जाती हैं। सलीम दौड़ा दौड़ा कर सबको मार रहा होता है, लेकिन जख्मी होने के कारण वो गिर जाता है। गुंडे इस बात का फायदा उठाकर उसे जिंदा ही आग लगा डालते हैं। बेगम जान सलीम को आग में तड़पता नहीं देख पा रही होती, इसलिए वो खुद ही उसे गोली मार देती हैं ताकि वो बिना तकलीफ के मौत की नींद सो जाए। अब दोनों ही ऑफिसर्स कबीर के पास आ जाते हैं तो कबीर कहता है कि आपका कोठा खाली हो चुका है, लेकिन जो काम मैंने किया है उसकी कीमत भी मुझे खुद ही लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं कोठे के पास जा रहा हूँ। अब कोठे के बाहर बेगम जान, रुबीना और बाकी दो महिलाएं खड़ी होती हैं और अपने घर को जलते हुए देख रही होती हैं। उन्हें पता था कि वो जिंदा तो नहीं बच पाएंगी और अगर वो कबीर के हाथों लग गई तो वो भूखा भेड़िया जैसा बनकर उन्हें कच्चा ही खा जाएगा, इसलिए वो फैसला करती हैं कि वो अब तक जहाँ रहती आई थी वहीं अपनी जान दे देंगी। वो सभी लोग जलते हुए कोठे के अंदर चली जाती हैं और कोठे का दरवाजा बंद कर देती हैं। ये नजारा इलियास और हरि प्रसाद देख रहे होते हैं, लेकिन वो इतना सब कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने ऐसा पाप कर दिया था जिसके लिए शायद वो खुद को कभी माफ ना कर पाते। बेगम जान और सभी औरतें दादी माँ के पास चली जाती हैं और एक आखिरी बार एक कहानी सुनाने को कहती हैं। दादी माँ तब सभी लोगों को रानी पद्मावती की कहानी सुनाती हैं कि कैसे उन्होंने अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए उन्होंने आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी और उनके साथ साथ राज्य की बाकी महिलाओं ने भी अपने आप को आग में झोंककर खुद को अमर कर दिया था। ठीक वैसे ही बेगम जान और बाकी बची महिलाओं ने भी अपनी इज्जत को कबीर के हवाले न करते हुए आग के हवाले कर दिया था और अपने घर को बचाने के लिए खुद ही कुर्बान हो गयीं। हम देखते हैं कि ऑफिसर इलियास इस हादसे से उबर नहीं पा रहे थे और उन्होंने जो किया था वो उन्हें जिंदगी भर सताने वाला था, इसीलिए वो अपने आप को गोली मारकर अपनी जान दे देते हैं और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब देश का बंटवारा हो रहा था तब सिर्फ देश के दो हिस्से ही नहीं हो रहे थे, बल्कि हर रिश्ते के दो हिस्से होते जा रहे थे। जो बंटवारा हुआ था उसमें कई मासूमों की जान गई थी और कई सारे दंगे भी हुए थे और उन सभी लोगों के खून के ऊपर ही बंटवारे की लाइन खींची गई थी। हमने हमेशा बहुत लोगों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी बिल्कुल भी अलग थी जिसे शायद ही कभी किसी ने सुनाया होगा, क्योंकि एक कोठे और कोठे वाले की कभी कोई कहानी नहीं सुनाता, उसे बस उसी लिए इस्तेमाल करके छोड़ देता है जिसके लिए वो बना होता है। ये मूवी जब आई थी तो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि हो सकता है कि जो अडल्ट सीन और गालियां हैं शायद इसकी वजह से मूवी को ज्यादा पसंद नहीं किया गया। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो ये गालियां हर किसी के मुंह से निकलती दिखी जाएंगी। जब इंसान खुद कुछ कर रहा होता है तो उसे वो गलत नहीं दिखता, लेकिन जब कोई ये दिखाने लगता है कि वो क्या करता है तो उसे वो चीज गलत लगने लगती है। लेकिन उसे तब भी ये एहसास नहीं होता कि जिस चीज को वो गलत कह रहा है वो यही चीजें करते आ रहा है। अगर हम बात करें उस सीन की जब लाडली ने अपने कपड़े उतारे थे अपनी माँ को बचाने के लिए, और उसने तब भी अपनी इज्जत उतारी थी जब उसने लड़की की इज्जत बचाई थी, तो अगर रियलिटी में हम देखें तो ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा कि कोई हवसी दरिंदा किसी को ऐसा करता देख अपने इरादे से पलट जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आए दिन बच्ची, जवान, बूढ़े और यहाँ तक कि जानवर के साथ भी रेप करने की खबरें आती रहती हैं। तो जो इंसानियत श्याम सिंह और उन लड़कों में थोड़ी बहुत बची थी वो शायद ही रियल लाइफ के बलात्कारियों में होती होगी। अगर ऐसा होता तो शायद ऐसे बलात्कार ना होते और ये दुनिया औरतों के लिए थोड़ी अच्छी हो जाती। एक्टिंग की बात करें तो विद्या बालन को तो आप जानते ही हैं कि उनकी एक्टिंग एकदम टॉप नॉच होती है। आज के टाइम में भी उनकी एक्टिंग को टक्कर देना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने जिस तरह से इस किरदार को निभाया है ऐसा लगता है कि जैसे वो बेगम जान की ही जिंदगी जी रही हो। वहीं बाकी लोगों ने भी अपने कैरेक्टर को काफी अच्छे से निभाया है। ये मूवी 2015 में आई बंगाली फिल्म राज कहिनी की रीमेक है। जो डायरेक्टर बंगाली फिल्म के हैं वही बेगम जान के भी हैं, तो कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी ही मूवी को हिंदी में बनाया है।
पर्सनली बोलूं तो मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। अब हो सकता है कि कोठे और कोठे वाले की कहानी है ये जानकर लोगों ने मूवी देखी ही नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखें क्योंकि ये एक बार तो देखने लायक मूवी है ही। इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। तो ये था एक्सप्लेनेशन बेगम जान मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।